हेलो बच्चों। अरे, कहाँ गए आप सब लोग? आप लोगों को नहीं पढ़ना? देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज एक अच्छी सी कहानी लेकर के आई हूँ। और हमारी कहानी का नाम है शरणदाता। और जो लिखी है अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और ये कहानी है विभाजन की त्रासदी पर आधारित। जो आइए जल्दी से हम लोग मिल कर के शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। और इस कहानी को पढ़ने के बाद बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये कहानी। ये कहानी जो है ना, वो भारत और पाकिस्तान की विभाजन के समय जो माहौल बना हुआ था, जिस जिस मुसीबतों का लोगों को सामना करने पड़ा था, उस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। यह कभी हो ही नहीं सकता देवेंद्र लाल जी। रफ़ीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिज़ा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सूबे की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ छोड़कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाजत न कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप न जाइए, न जाइए। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर, बस। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब भी साक्षात होता, तो देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाल जी या बाऊजी या पंडित जी, क्या सलाह बनाई है आपने? और वे उत्तर देते, जी, सलाह क्या बना जी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते हैं कि वे चुपचाप ज़रूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं, और कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुज़र का अहाता पड़ता था, जिसमें एक और गुज्जर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देवेंद्र और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे। और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मोज़ंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी, और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी।
अंत में जब एक दिन देविंदर लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी, आप भी? रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई भी तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतज़ाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देविंदर लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए, वहीं रह गए देविंदर और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देविंदर लाल अपना ज़रूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चले। यह भला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूँ गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देविंदर लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मौजंग में आ पहुँचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आँखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। रात को जहाँ तहाँ लपटें उठने लगीं और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोंटू हो गई। रफ़ीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को और आज़ादी के नाम पर। या अल्लाह, लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देविंदर लाल घर से बाहर तो निकल ही न सकते। रफ़ीकुद्दीन ही आते जाते। काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते, देविंदर को सुनाते। फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने। शहर तो वीरान हो गया था। जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी। घर लुट चुके थे और अब चल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्लों में जावें। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसीलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को
अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और मालों की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को, संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देविंदर लाल को अचानक लगता कि वह और रफ़ीकुद्दीन ही गलत हैं, जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है। एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई 100 मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके। और 200-250 आदमी किरपाणे निकालकर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुंचाए आए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफ़ीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हार ना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाा। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचा आए। देविंदर लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक्य उनकी स्मृति पटल पर उभर आया। आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आए। रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बात हुई। सारी बात प्राय धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकलकर आए, तब भी उनसे लपककर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफ़ीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंख झुका ली। आप देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और ख़तरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए।
मेरे लिए आप जोखिम में न पड़े। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी। फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बताइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे, और क्या। फिर भी क्या धमकी आखिर? धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए। हल्ला करने पर न मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूँ, मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं। गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हमें ने रोका था। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था। इसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जावेंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहाँ से टल जाएंगे। रफ़ीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ़ तो होगी, पर खतरा नहीं, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अत्ताउल्लाह खां के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल में एक कोठरी थी, जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज के तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लीपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी। वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद कर रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद, काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक और सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़ी होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही न रहा था। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है, जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी न होती तो कोठरी में मकड़ी,
चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आज़ाद देश का आकाश और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धापयाम, लाल चंदन रक्त चंदन। अचानक इन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी। एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, यूँ वे 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट हीन होकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था हाँ। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए। यह सोचकर वे डर कर खा लेते और बाकी बिलार को दे देते। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता या ऊब जाता दो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी। रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गोरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगूं सुनते और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीवी। एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में व्यय का खुरदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था जो प्राय पहली आवाज़ की चैबू चैबू ने पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसलिए शेख साहब की लड़की जेबू निसा का वह स्वर था। 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ, जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर के आता था, और एक बड़ी भारी और चर्बी सी चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते हैं, लेकिन इसके बाद के शब्दाकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जेबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल को लगाव था। घर की युवती लड़के की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी, इसलिए मन ही मन वे जेबूनिसा के बारे में अपने ऊहा पुह का रोमानी खेलबाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरक्का प्रस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। यह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा,
सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता है, पर परोसना शायद जेबुनिसा के जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते। खाने में वे बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटियों के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा एक बार फिर नहीं आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तो देवेंद्र लाल क्षण भर उसे रखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। क्यों चौंके देवेंद्र लाल? आखिर क्यों चौंक गए? ये देखते हैं हम अपने कल के भाग में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय।